है। आज हम बात करने वाले हैं रोनिन के बारे में। ये कहानी एक ऐसे ग्रुप की है जिसमें वो तमाम लोग शामिल हैं जो या तो पहले फौज में थे या जासूस हुआ करते थे, मगर अब उनका ये ग्रोह सिर्फ और सिर्फ चोरियां करता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने पेरिस का मंजर आता है। यहाँ हम एक बार देखते हैं जिसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता लोग जमा हो रहे हैं, मगर उन सब के चेहरों को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है और ये सब लोग यहाँ किसी मिशन पर आए हुए हैं। कुछ देर बाद हम सेम को देखते हैं जो उस बार के पास आता है, मगर वो फौरन अंदर नहीं जाता। पहले वो बाहर चारों तरफ गौर से देखता है, उसके बाद वो बाहर की तरफ देखता है, फिर फौरन एक बंदूक निकालता है और बार के बाहर छुपा देता है। इसके बाद वो अंदर दाखिल होता है। तब हम यहाँ बार टेंडर को देखते हैं जिसका नाम डीड्रा है। डीड्रा सेम को बहुत गौर से देख रही होती है। सेम कुछ देर इधर उधर घूमता है, फिर पूछता है कि वॉशरूम किधर है और चुपके से वहाँ से निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वो सबसे पहले बार का पिछला दरवाजा खोलता है और वापस आकर डीड्रा के सामने बैठ जाता है। फिर उससे कहता है कि मुझे सिर्फ एक ही जाम पीनी है। डीड्रा कुछ देर उसे देखती है, फिर सबको कहती है कि अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तब हमें समझ आता है कि ये दरअसल एक खुफिया कोड वर्ड था और ये सारे लोगों को यहाँ पर डीड्रा ने बुलाया था। सब लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे आते हैं। बाहर एक सफेद वैन खड़ी होती है। डीड्रा कहती है कि सब लोग इसमें बैठ जाओ। बाहर आते ही सबसे पहले सेम अपनी बंदूक उठाता है क्योंकि उसे किसी पर भी भरोसा नहीं होता। वो उन लोगों से पहली बार मिल रहा था। ये सब लोग यहाँ एक मिशन मुकम्मल करने के लिए आए हुए थे, मगर किसी को भी नहीं पता था कि वो मिशन आखिर है क्या। कुछ देर ड्राइव करने के बाद ये लोग एक वेयर हाउस पहुंचते हैं। अंदर जाते ही दो और लोग भी वहां आ जाते हैं जिनके नाम स्पेंस और ग्रीगर होते हैं। अब डेड्रा को छोड़कर वहां कल 5 लोग हो चुके थे। डेड्रा कहती है कि अब काम शुरू करते हैं, मगर सबके जहन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर ये काम है क्या। मगर डेड्रा उन्हें कुछ नहीं बताती। वो कहती है कि मैं जैसे कह रही हूँ सबको वैसा ही करना है। उन तमाम लोगों को डेड्रा ने ही इकट्ठा किया था, मगर वो किसी को भी सच्चाई बताना नहीं चाहती थी। उसे मालूम था कि ये सब बहुत ही शातिर लोग हैं। ये लोग कभी स्पेशल फोर्सेज में थे या फिर सरकारी जासूस हुआ करते थे, मगर अब ये सब हुकूमत के लिए काम करना छोड़ चुके थे और उन्हें पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो इस तरह के काम करते रहते थे। डेड्रा ये सब बताने के बाद अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से वो मजीद कुछ नहीं बताती और उन 5 को वहाँ तैयारी करने के लिए छोड़कर जाने लगती है। अब ये सारे लोग एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं। यहाँ सेम बात करता है विंसेंट से। तब हमें पता चलता है कि विंसेंट एक बहुत ही शातिर आदमी है। वो किसी भी शहर में क्यों न जाए, उसे मालूम होता है कि हथियार कहाँ से हासिल करने हैं और मिशन के लिए कौन कौन से हथियारों की जरूरत पड़ेगी। दूसरा आदमी लीरी है। लीरी एक जबरदस्त ड्राइवर है। काम खत्म होने के बाद लोगों को महफूज तरीके से बाहर निकालने की जिम्मेदारी उसी की होती है। इसके बाद हमें ग्रीगर के बारे में मालूम होता है। ग्रीगर एक टेक एक्सपर्ट है। वो सबको बताता है कि कौन सा काम कैसे करना है। टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक जितनी भी जिम्मेदारी होती है वो सब उसके सर पर है। एक दूसरे को जानने के बाद सब लोग खामोश होकर बैठ जाते हैं। फिर अगले दिन वहाँ दोबारा डीड्रा आती है। तब सारे लोग उससे पूछना शुरू करते हैं कि आखिर प्लान क्या है। तब वो बताना शुरू करती है कि एक केस है जो शहर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है और हमें उसे चुराना है। तब एक के बाद एक सब लोग सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि वो केस किसका है, मगर डीड्रा के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। फिर वो पूछते हैं कि जब उस केस को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा तो कितने लोग उसके साथ होंगे। इस बात का भी डेड्रा को कुछ मालूम नहीं होता। उसके बाद लोग पूछते हैं कि जो लोग वो केस लेकर जा रहे होंगे उनके पास किस किस्म के हथियार होंगे। इस सवाल का जवाब भी डेड्रा के पास नहीं था, यानी उसके पास कोई ठोस प्लान नहीं था और ना ही उसे किसी चीज की सही मालूमात थी। उसे बस इतना मालूम था कि वो केस चुराना है। तब ये लोग पूछते हैं कि कम से कम तुम्हें ये तो पता होगा कि इस केस के अंदर क्या है। डेड्रा कहती है कि हाँ, लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगी। तब सारे लोग आपस में सरगोशियां करने लगते हैं। ये सब प्रोफेशनल लोग थे। केस के अंदर क्या है इस बात से उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। अब ये लोग अपनी प्लानिंग में लग जाते हैं। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि उन्हें हथियारों की जरूरत होगी। ये सुनते ही सब लोग विंसेंट की तरफ देखते हैं। डेड्रा उसे पैसे देती है और विंसेंट कहता है कि मेरे साथ सब लोगों को चलना पड़ेगा। हथियारों का धंधा करने वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं। मुझे मालूम है कि यहाँ हथियार कौन बेचता है, लेकिन अगर हम सब साथ जाएंगे तो ही बेहतर होगा। सबकी भलाई इसी में है। ये लोग मान जाते हैं और रात के वक्त एक दरिया के किनारे पहुँचते हैं। सब लोग इधर उधर बैठे होते हैं। कुछ देर बाद हथियार बेचने वाले लोग गाड़ी लेकर वहाँ आते हैं। तभी विंसेंट स्पेंस से कहता है कि जाकर हथियार चेक करो। जैसे ही स्पेंस डब्बा खोलता है वो कहता है कि हमें जितने हथियारों की जरूरत है ये तो उसके आधे भी नहीं है। ये सुनते ही हथियारों के डीलर कहते हैं कि बाकी आधे हथियार हमने दूसरी तरफ रखे हुए हैं क्योंकि हम रिस्क नहीं लेते। क्या पता कोई हम पर हमला कर दे और बगैर पैसे दिए हथियार लेकर भाग जाए, इसीलिए बाकी हथियार तुम्हें दूसरी तरफ मिलेंगे। मगर सिम इन सब में सबसे ज्यादा होशियार था। वो समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होने वाली है। फिर भी आहिस्ता आहिस्ता ये लोग दूसरी तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान उन पर अचानक गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं, मगर सामने वालों को ये नहीं मालूम था कि ये सब तरबियत याफ्ता कातिल हैं। ये लोग भी जवाबी फायरिंग करते हैं और एक एक करके कई लोगों को मार गिराते हैं। मगर गोलियों की आवाज सुनने के बाद अब पुलिस भी इसी तरफ आ रही थी। उनसे बचने के लिए ये सब लोग फौरन गाड़ियों में बैठते हैं और वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। मगर अब उनके पीछे घंटे भी लग चुके थे और साथ ही पुलिस वाले भी उनका पीछा कर रहे थे। यहाँ सबको पहली बार पता चलता है कि स्पेंस थोड़ा जहनी तौर
तौर पर गैर मुतवाजिन है। वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहा होता है। वो ठीक से ये भी नहीं देखता कि किस पर गोलियां चला रहा है। सब लोग उसे संभालते हुए वापस वेयर हाउस ले आते हैं। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकलता है, उल्टियां करने लगता है। तब सबको ये बात भी समझ आ जाती है कि कहीं न कहीं स्पेंस डरपोक भी है और शायद उसने ज्यादा मिशन नहीं किए। दूसरी तरफ हम डीड्रा को सब वे से बाहर निकलते हुए देखते हैं। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम सिम्स है। वो उसे एक लिफाफा देता है और कहता है कि जिस केस को हम चुराने वाले हैं उस पर रूसियों की नजर पड़ चुकी है। वो जल्द ही उसे खरीद लेंगे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके वो केस चुरा लो। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर डीड्रा वेयर हाउस आती है और सबको कहती है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है और बहुत जल्द हम वो केस चुरा लेंगे। इसके बाद वो सबको प्लान समझाना शुरू करती है, मगर यहाँ सिम के जहन में बहुत से सवाल थे। वो कहता है जिस रास्ते की बात कर रही हो वहाँ खतरा हो सकता है। स्पेंस को भी यही खदशा है। डीड्रा पूछती है कि तुम लोगों के पास क्या आइडिया है। तब स्पेंस पोर्ट के पास जाता है और वहाँ जाकर एक नक्शा बनाता है कि आखिर उन्हें वहाँ तक कैसे पहुँचना चाहिए। मगर सीम समझ जाता है कि स्पेंस एक नंबर का ना तजुर्बाकार आदमी है। वो उसे पीछे हटने के लिए कहता है और खुद बताता है कि कौन सा रास्ता उनके लिए सही होगा। तब स्पेंस गुस्से में आ जाता है, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि वो सीम से पंगा लेहा है। जैसे ही स्पेंस अपना हाथ बंदूक की तरफ ले जाता है, सीम उसे फौरन दबोच लेता है और उस पर बंदूक तान देता है। यहाँ सबको अंदाजा हो जाता है कि स्पेंस ने सबसे झूठ बोला था। वो पहले आर्मी में नहीं था, बल्कि सिर्फ एक आम सड़क का गंडा था और काम लेने के लिए सबको झूठ कहता था कि वो पहले फौज में रह चुका है। डीड्रा इस बात से बहुत नाराज होती है। वो स्पेंस को अलग ले जाकर मीटिंग के बाद उसे पैसे देकर कहती है कि तुमने सबको धोखा दिया है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। हम स्पेंस की आंखों में देखते हैं कि वो कितना ज्यादा मायूस और गुस्से में। अब ये लोग वेयर हाउस के बजाय एक और जगह पर मिलते हैं और दोबारा प्लानिंग शुरू करते हैं। डीड्रा को देखकर लगता है कि उसे हर कीमत पर वो केस चाहिए, लेकिन सेम अब भी परेशान है। वो चाहता है कि इस मिशन के दौरान किसी को भी नुकसान न पहुंचे। वो चाहता है कि ये मिशन खत्म हो और सब लोग जिंदा सलामत अपने अपने घरों को वापस जाएं। मगर उसे कुछ भी मालूम नहीं कि आखिर वो कौन लोग हैं और उनके पास कैसे हथियार होंगे जिनसे वो ये केस चुराने वाले हैं। उस उलझन को हल करने के लिए वो डीड्रा को लेकर उसी होटल में जाता है जहां उन्हें चोरी करनी है। वो चारों तरफ देखता है, फिर वहां के सिक्योरिटी अमले से बात करता है। वो ये जानना चाहते हैं कि अगर यहाँ कोई हंगामा हो तो कौन सी सिक्योरिटी बाहर आएगी और वो क्या कर सकते हैं। सेम को तकरीबन सारी मालूमात मिल जाती हैं, मगर फिर भी वो होटल के हर कोने को देखना चाहता है। वो एक कैमरा निकालता है और डीड्रा के साथ मिलकर लोगों की तस्वीर लेना शुरू करता है। सबको लगता है कि ये एक अमरीकी जोड़ा है जो यहाँ सैर करने आया है, इसलिए वो आराम से तस्वीर खिंचवाते हैं। मगर सीम का पूरा ध्यान पस मंजर पर होता है। वो तकरीबन 30 तस्वीर खिंचवाता है और जब वो तमाम तस्वीर ले लेता है तो सबको बताता है कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं। ये कोई आम लोग नहीं है, होटल नहीं है। यहाँ सिक्योरिटी में जितने भी लोग हैं वो सब के सब प्रोफेशनल हैं और मामला बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उन्हें कम से कम 2 और लोगों की जरूरत होगी। मगर डीड्रा कहती है कि अब उनके पास वक्त नहीं है, कल ही उन्हें ये केस चुराना है। लेकिन सेम खामोश बैठने वालों में से नहीं है। फिर वो डीड्रा को लेकर उन लोगों के घर के सामने जाता है जो वो केस होटल में लेकर आने वाले हैं। वो पूरी रात उनके घर की निगरानी करता है। जब ये लोग गाड़ी में बैठे होते हैं तो पुलिस वाले आ जाते हैं। उन्हें देखकर ये दोनों पहली बार एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को चूम लेते हैं। तब हमें अंदाजा होता है कि कहीं न कहीं उनके दरमियान कुर्बत बढ़ रही है। जैसे ही सुबह होती है ये लोग अपने काम पर लग जाते हैं। डीड्रा बाहर अपनी वैन के साथ खड़ी है और उन तमाम लोगों पर नजर रखे हुए है जिनके पास केस है। जैसे ही वो लोग डीड्रा को क्रॉस करते हैं वो फौरन उन्हें इत्तला दे देती है। अब सब लोग अलर्ट हो जाते हैं और अपने अपने काम पर लग जाते हैं। डीड्रा की वैन के अंदर ग्रेगर बैठा होता है और सारी चीजों पर नजर रख रहा होता है। दूसरी तरफ लीरी गेटवे कार के साथ तैयार है और मेन फील्ड पर सेम और विंसेंट काम करेंगे। मगर अब उनकी प्लानिंग बदल चुकी है। ये लोग नहीं चाहते थे कि होटल के अंदर जाकर चोरी करें, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि रास्ते में ही केस छीना जाए। जैसे ही केस वाली गाड़ी एक ट्रैफिक लाइट पर पहुंचती है, ग्रेगर सिग्नल सिस्टम हैक करके लाइट्स तब्दील कर देता है, जिसकी वजह से गाड़ी को रुकना पड़ता है। इसी वक्त विंसेंट वहां धमाका करता है और बाकी गाड़ियों को तबाह कर देता है। मगर अभी भी वो गाड़ी महफूज रहती है जिसमें केस होता है। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि खतरा बहुत करीब है। अब चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है, मगर ये लोग भी जवाबी फायरिंग के लिए तैयार होते हैं। केस वाली गाड़ी लेकर वो लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं और ये लोग उनका पीछा करते हैं। वो भागते हुए शहर के अंदर और फिर शहर से बाहर निकलते हैं, मगर सिम और विंसेंट रुकने वाले नहीं थे। वो एक और धमाका करते हैं जिससे केस वाली गाड़ी रुक जाती है। तब वो शख्स बाहर आता है जिसके हाथ में केस होता है, मगर निकलते ही ये लोग उसे भी मार देते हैं। ये सब देखकर फौरन ग्रेगर अपनी वैन से बाहर आता है और यहाँ उसकी चालाकी सामने आती है। जैसे ही केस उसके हाथ लगता है, लोग चराने आए थे और बिल्कुल वैसा ही केस उसके पास था, मगर असल में उसने असली केस के बदले नकली केस रख दिया था। यानी ग्रेगर ने उन सब को धोखा दे दिया था। वो केस लेकर फरार हो रहा था जबकि ये लोग गंडों से लड़ रहे थे। गंडों की तादाद बढ़ती जा रही थी। सबको खत्म करने के बाद सिम ये फैसला करता है कि वो और लोग भी आएंगे और वाकई ऐसा ही होता है। मजीद गंडे आ जाते हैं। तब सिम कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। वो केस उठाने जाता है, लेकिन जैसे ही उठाता है उसके हाथ पर पेंट लग जाता है और वो समझ जाता है कि ग्रेगर असली
लीरी केस लेकर फरार हो चुका है। वो अपने साथियों को गाड़ी में बिठाता है। इसी दौरान लीरी जख्मी हो जाता है। फिर वो सबको लेकर होटल पहुंचते हैं। अब सब बहुत गुस्से में है कि ग्रेगर ने उन्हें धोखा दिया और अब उनका अगला मिशन ये है कि वो ग्रेगर को ढूंढे ताकि केस वापस हासिल कर सके। तब सेम दोबारा डिएड्रा से पूछता है कि मुझे बताओ इस केस में क्या है, मगर डिएड्रा फिर भी कुछ नहीं बताती। अलबत्ता वो ये जरूर कहती है कि उसे पता है ग्रेगर कहाँ जाएगा। वो रूसियों को ये केस बेचेगा। इसका मतलब है कि उन्हें रूसी खरीदारों को ढूंढना होगा। दूसरी तरफ हम ग्रेगर को देखते हैं जो इस केस की डील कर रहा होता है। एक रूसी आदमी उसके सामने बैठा होता है। ग्रेगर उसे दिखाना चाहता है कि वो वाकई एक खतरनाक और बेरहम शख्स है। वो गाड़ी को एक खेल के मैदान के सामने रोक देता है और बंदूक निकालकर बच्चों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इसी वक्त रूसी आदमी उस पर बंदूक तान कर कहता है कि वो कैश मुझे दे दो, मगर ग्रेगर उसकी बात नहीं मानता। वो फौरन उसे भी गोली मारकर हलाक कर देता है और फिर अपने बॉस मी को कॉल करता है। वो कहता है कि तुमने जिस आदमी को मुझे लूटने के लिए भेजा था मैंने उसे मार दिया है और अगर अब तुम्हें कैश चाहिए तो 3 गुना ज्यादा पैसे देने होंगे। दूसरी तरफ हम सिम को देखते हैं जो किसी भी कीमत पर ग्रेगर को ट्रैक करना चाहता है। वो अपने पुराने तमाम राब्ते इस्तेमाल कर रहा है ताकि ग्रेगर तक पहुंच सके। इसी दौरान ग्रेगर और रूसियों की दूसरी मुलाकात तय होती है। वो लोग एक स्टेडियम के करीब मिलने वाले होते हैं, मगर अब ग्रेगर बहुत ज्यादा मोहतात हो गया है। वो खुद सामने नहीं आता बल्कि दूर से बात करता है। रूसी उसे यकीन दिलाते हैं कि अब उनका ग्रेगर को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, मगर ग्रेगर उन्हें नहीं मानता और कहता है कि मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं। इसी वक्त सेम उसे ट्रैक कर लेता है और उसे पता चल जाता है कि ग्रेगर स्टेडियम के अंदर है। वो सब उसे पकड़ने के लिए अंदर आ जाते हैं। इधर लीरी अपनी गाड़ी के साथ बाहर खड़ा होता है और वहाँ उसे सेम्स नजर आ जाता है। अब ये लोग अंदर दाखिल हो जाते हैं। ग्रेगर रूसियों से बात कर रहा होता है कि उन्हें कहाँ मिलना है कि अचानक सेम पीछे से आकर उस पर बंदूक तान लेता है और कहता है कि मुझे बताओ केस कहाँ है। वो उसे मारने की कोशिश करता है। लगता है दूसरी तरफ विंसेंट की लड़ाई उन रूसी लोगों के साथ शुरू हो जाती है। अब चारों तरफ शदीद फायरिंग हो रही होती है। इसी दौरान ग्रेगर जोर जोर से चीखने लगता है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद टूरिस्ट घबरा जाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। उसी भगदड़ में ग्रेगर भी वहाँ से भाग रहा होता है और उसके पीछे सेम भी लगा हुआ होता है। दूसरी तरफ विंसेंट अभी भी रूसियों से लड़ रहा होता है। तब हम बाहर सेम्स को देखते हैं जिसने लीरी को मार दिया है और अब वो बाहर खड़ा इंतजार कर रहा होता है और गाड़ी कोई और नहीं बल्कि डिएड्रा चला रही होती है। इसके बाद ये लोग लीरी की लाश को बाहर फेंक देते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। विंसेंट और सेम जैसे ही बाहर आते हैं उन्हें अंदाजा हो जाता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। शायद डिएड्रा ने उन्हें भी धोखा दिया है और अपने एक और आदमी को साथ मिला लिया है। अब सेम भी जख्मी हो चुका है और उसकी हालत खराब है। विंसेंट उसे लेकर अपने एक पुराने दोस्त के घर जाता है जहाँ वो उसकी गोली निकालते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। दूसरी तरफ हम डिएड्रा को देखते हैं। वो सेम्स के साथ अगले दिन मिलती है और ग्रेगर को पोस्ट ऑफिस ले जाती है क्योंकि ग्रेगर ने बताया था कि उसने केस महफूज रखने के लिए उसे अपने ही एड्रेस पर भेज दिया है। सेम्स और ग्रेगर दोनों पोस्ट ऑफिस के अंदर जाते हैं जबकि डेड्रा बाहर खड़ी होती है। इसी वक्त सेम वहाँ आ जाता है और डेड्रा पर बंदूक तान लेता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। शायद तुम मेरा बैकग्राउंड नहीं जानती हो। मैं CIA का सबसे खतरनाक एजेंट हुआ करता था, लेकिन अब मैं CIA से ही भाग रहा हूँ। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। इसी दौरान सेम्स और ग्रेगर दोनों बाहर आ जाते हैं और फायरिंग शुरू हो जाती है। गोलियां चलने के बाद वो लोग डेड्रा की कार में बैठकर फरार हो जाते हैं जबकि सेम उनका पीछा करता है। ये लोग भागते रहते हैं और सेम उनका पीछा करता रहता है। पूरे रास्ते में अफरा तफरी फैल जाती है क्योंकि 2 गाड़ियां पागलों की रफ्तार से दौड़ रही होती हैं। तब विंसेंट फायर करता है और डेड्रा की कार पुल से नीचे जा गिरती है। अब ये लोग पुल के ऊपर होते हैं। इतनी जल्दी नीचे नहीं आ सकते और नीचे डेड्रा की गाड़ी मुकम्मल तौर पर उलट चुकी होती है। डेड्रा बेहोश होती है और सिम्स भी जख्मी हालत में होता है, मगर ग्रेगर अभी भी होश में होता है। वो बाहर निकलता है और केस लेकर भाग जाता है। जैसे ही गाड़ी में आग लगती है करीबी कंस्ट्रक्शन वर्कर आकर सिम्स और डेड्रा को बाहर निकाल लेते हैं। सिम और विंसेंट ऊपर से ये सब देख रहे होते हैं, मगर उन्हें ये भी नजर आ जाता है कि ग्रेगर केस लेकर फरार हो चुका है। अब वो सोचने लगते हैं कि ग्रेगर अब कहाँ जाएगा। तब विंसेंट बताता है कि अब सिर्फ रूसी माफिया नहीं बल्कि आयरिश माफिया भी उसके पीछे लग चुकी है। थोड़ी देर बाद सिम सोचता है और कहता है कि उसके पास पहले से एक फेक केस था। उसे पता कैसे लगा कि केस कैसा दिखता है और उसका साइज क्या होगा, यानी वो पहले से ही रूसियों के साथ मिलकर काम कर रहा था। तो अगर हमें ग्रेगर तक पहुंचना है तो हमें रूसियों तक पहुंचना पड़ेगा। और आज रात एक स्केटिंग शो होने वाला है जहां रूसी जरूर आएंगे। शाम को ये लोग शो में पहुंच जाते हैं। सेम सबसे बात करना शुरू करता है। तब उसे पता चलता है कि रूसी माफिया का सरबराह मक्खी है। वो लोग अब उसका इंतजार कर रहे होते हैं। इसी वक्त मक्खी आता है और शो शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद मक्खी का आदमी आकर उसे पीछे जाने के लिए कहता है। सेम समझ जाता है कि ये लोग ग्रेगर से मिलने जा रहे हैं। इसी दौरान हमें एक स्नाइपर नजर आता है जिसने डांसर के सर पर निशाना लगा रखा है। दूसरी तरफ मक्खी ग्रेगर के पास पहुंच जाता है और उनकी डील शुरू हो जाती है। पैसे दिए जाते हैं और केस ले लिया जाता है, मगर अचानक मक्खी बंदूक निकालकर ग्रेगर पर तान देता है। ग्रेगर कहता है कि उसे पहले ही पता था कि वो कुछ ऐसा ही करेगा, इसलिए उसने पहले से ही पूरा प्लान बना रखा है। उसने अंदर एक स्नाइपर भी लगा रखा है जो डांसर के सर पर बंदूक ताने खड़ा है। ग्रेगर कहता है कि उसे मालूम है कि वो तुम्हारे
तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अगर अगले 10 मिनट में मैंने उस स्नाइपर को कॉल नहीं की तो वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का सर उड़ा देगा। ये बात सुनकर मक्खी हंसता है और कहता है कि तुम्हें लगता है मुझे इस लड़की के मरने से फर्क पड़ता है। वो सीधा ग्रेगर के सर में गोली मार देता है और केस लेकर जाने लगता है। जैसे ही वक्त पूरा होता है, स्नाइपर उस स्केटिंग वाली लड़की को गोली मार देता है। अब चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और उस भगदड़ का फायदा उठाकर मीक केस लेकर निकलने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही वो बाहर आता है उसकी नजर सिम्स पर पड़ती है। सिम्स पहले ही बाहर तैयार खड़ा होता है, जो भी केस देखेगा उसे मार देगा। वो मक्खी को भी गोली मार देता है और केस लेकर जाने लगता है, मगर सिम और विंसेंट भी वहाँ मौजूद होते हैं। विंसेंट सिम्स के पीछे जाता है और सिम सीधा डेड्रा के पास पहुँचता है, जो एक कार में बैठी होती है। वो उसे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। मैं अब भी CIA के लिए काम करता हूँ और मुझे मिशन मिला था कि सिम्स को पकड़ना है। हमारा टारगेट वही है, लेकिन हमारी लिस्ट में तुम नहीं हो। मगर अगर तुम यहाँ हो तो मुझे तुम्हें भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर हमें अंदाजा होता है कि कहीं न कहीं सेम अब भी डेड्रा को पसंद करता है। डेड्रा वहाँ से भागने लगती है। दूसरी तरफ हम विंसेंट को देखते हैं जो सिम्स के पास जाता है। तब सिम्स उसे गोली मार देता है और केस लेकर अंदर जाने लगता है, मगर सेम भी उसके पीछे होता है। थोड़ी देर बाद सेम देखता है कि सिम्स उसका इंतजार कर रहा था और वो सीधा उसके कंधे में गोली मार देता है, जिससे सेम को छुपना पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता सेम्स अब उसके करीब आ रहा होता है ताकि उसका काम तमाम करे, मगर जैसे ही सेम्स उसे गोली मारने वाला होता है उसी वक्त जख्मी हालत में विंसेंट आकर सेम्स को गोली मार देता है और आखिरकार वो दोनों मिलकर उसे खत्म कर देते हैं। केस उनके हाथ आ जाता है और सेम्स मारा जाता है। इस तरह मिशन मुकम्मल हो जाता है। सेम सेम्स को खत्म कर देता है और केस CIA के हवाले कर देता है, मगर वो विंसेंट को गिरफ्तार नहीं करता। कुछ वक्त बाद वो विंसेंट से मिलता है। ये दोनों आखिरी बार हाथ मिलाते हैं और तय करते हैं कि आज के बाद शायद कभी न मिले। हर कोई अपने रास्ते चला जाता है। तब सेम बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा होता है, इस उम्मीद में कि शायद डेड्रा वापस आ जाए। मगर कुछ देर बाद विंसेंट उसे कहता है कि डेड्रा अब यहाँ नहीं आएगी, तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। ये दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं। तब विंसेंट सेम से पूछता है कि आखिर केस के अंदर क्या था। सेम उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है मुझे याद नहीं। फिर ये दोनों अपने अपने रास्तों पर चले जाते हैं और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है।